बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। क्या सोच रहे हैं महाराज? कुछ नहीं, देखो अब हम तुम्हें अपने बारे में बता रहे हैं। हमारा एक अलग घराना होता है जिसमें बेर होते हैं, वेर होते हैं, पदम होते हैं, शंखा होते हैं। हम सब लोना चमारी की औलाद हैं। लोना चमारी को जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा और मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर वैसे ही पदम वीर बनने चले थे महाराज। चलो ठीक है, जो कुछ भी था बन तो गए, बस एक झगड़ा रह गया हमारे तुम्हारे दरमियान। वो क्या? अब मैं संभल गया था। अधूरा छोड़ दिया है तुमने हमें। हम तो अब भी सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, पर तुम हमारी खोपड़ियाँ कहाँ से लाओगे? तुम मुझे अपने बारे में बता रहे थे। मैंने कहा हाँ बता तो रहे हैं। जो जाप राधन लाल ने तुम्हें बताया था वो हमें कब्जे में करने के लिए था। राधन लाल पापी खुद तो कुछ नहीं कर सकता था, तुम्हें इसने इस काम के लिए तैयार किया और तुमने जाप शुरू कर दिया, पर पूरा जाप नहीं कर सके और हम अधूरे रह गए। तो अब मैं क्या करूं? अब क्या करोगे महाराज? अब तो तुमने हमें अधूरा छोड़ ही दिया। तुम मेरे किस काम आ सकते हो? मैंने सवाल किया। लो ये भी पूछ रहे हो? अरे ये कहो हम तुम्हारे किस काम नहीं आ सकते, तो तुम मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? ये भी हम ही बताएं। अरे जो मन चाहे करो, संसार के बादशाह बन गए हो तुम। राजा हो राजा, जो चाहोगे मिल जाएगा, जो कहोगे संसार के लोग मानेंगे। समझ रहे हो ना हमारी बात? ऐसा कैसे हो सकता है? हम करेंगे हम। तुम ये सब कर सकते हो? कह कर देखो। क्या वाकई? हाँ। अच्छा फिर नमूना दिखाओ, बोलो क्या करना है? इसने पूछा और मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। फिर मैंने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा जो कुछ लोगों के साथ वहां आई हुई थी। खामोश खामोश सी एक जगह खड़ी थी। मैंने कहा इस लड़की को मेरे पास बुलाओ। ठीक है, मुझे जवाब मिला। सामने वाली कुर्सी हिली और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहां से कोई उठ गया हो। मेरे लिए ये हैरत की बात थी। मेरी निगाहें इस लड़की पर मरकूज हो गईं। ज़रा सी देर गुजरी थी कि लड़की ने चौंक कर मुझे देखा और फिर आहिस्ता कदमों से मेरी जानिब आने लगी। मैं हैरत से उछल पड़ा था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरी सिमत आ रही है। कुछ देर के बाद वो मेरे करीब पहुंच गई और कुर्सी घसीट कर बैठती हुई बोली, मेरा नाम सुंदरी है, सुंदरी मुखर्जी। जी। आपका क्या नाम है? इसने बेतकल्फी से पूछा। नादिर, मैंने जवाब दिया। नादिर साहब, मुझे क्या हुआ है आप बता सकते हैं? मैं समझा नहीं। बस न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आप मुझे इशारा कर रहे हैं। हालांकि मैं इधर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम इसी जानिब उठ गए और मैं आपके पास पहुंच गई। अब मेरा दिल चाहता है कि इधर बैठकर आपसे बातें करूं। आप क्या खाना पसंद करेंगी? नहीं, समुद्र के किनारे ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनमें समुद्र की गंदगी भी शामिल होती है और ये लोग सफाई का ख्याल भी नहीं रखते। आप भी बराह करम ये सब कुछ न खाएं। मैं हैरत से इसे देख रहा था तो वो बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया था? नहीं सुंदरी, बस ऐसे ही न जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि आपसे कुछ बातें की जाएं और आप यहाँ आ गईं। ओहो, इसका मतलब है आप तो बड़ी शक्ति के मालिक मालूम होते हैं। दिल से दिल का रास्ता तय कर लेते हैं। बहरहाल जैसे भी यहाँ आई हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। कहीं आप ये ना समझें कि मैं फ्लर्ट लड़की हूँ। इंसान का इंसान से गुफ्तगू कर लेना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ मिस सुंदरी, बड़ी बात नहीं होती। आप क्या करते हैं नादिर साहब? बस यूं ही आवारागर्दी। किसी बड़े बाप की औलाद होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सिर्फ आवारागर्दी करके आप जी लेते हैं? जी रहा हूँ।
خیر مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھوں، لیکن جس قوت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ کسی کو بتاؤں گی تو کوئی نہیں مانے گا۔ کیا آپ مجھ سے دوبارہ ملنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو میرا کارڈ رکھ لیجئے، آپ جب بھی میری کوٹھی پر آئیں گے میں آپ کی سواگت کروں گی۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا خوبصورت کارڈ نکال کر مجھے دیا جس پر اس کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن میں مسلسل حیرتوں کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، اگر یہ جگہ ایسی نہ ہوتی تو ہم یقیناً کہیں بیٹھ کر کچھ کھاتے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ کبھی میرے گھر ضرور آئیے۔ آپ کے ساتھ کھانا کھا کر مجھے خوشی ہوگی، میں ضرور آؤں گا۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جیسا آپ پسند کریں۔ اجازت چاہوں گی۔ اگر کسی نے آپ کے پاس بیٹھا ہوا مجھے دیکھ لیا تو مجھ سے 1000 سوال کیے جائیں گے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، جبکہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ کیا آپ مجھے اپنا پتہ دینا پسند کریں گے؟ میں خود آپ سے ملاقات کروں گا مس سندری، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اجازت۔ اصل میں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ سب سمندر میں نہا رہے ہیں۔ مجھے سمندر کی لہروں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں پانی میں نہیں گئی اور کھڑی ان لوگوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ آپ نے مجھے طلب کر لیا۔ اچھا پھر دوبارہ ضرور ملاقات کیجیے گا، اس نے کہا اور اٹھ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ سندری کا دیا ہوا کارڈ میرے ہاتھ میں موجود تھا اور میں چکرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے والی کرسی ہلی اور پھر مجھے وہی آواز سنائی دی، کہو مہاراج، ہم نے غلط تو نہیں کیا تھا؟ نہیں، واقعی تم کمال کی چیز ہو۔ چیز نہیں، ہم ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، کاش میں تمہارا سر مکمل کر سکتا۔ تم تو میرے بڑے کام آ سکتے ہو۔ وہی تو تم نہیں کر سکتے مہاراج، لیکن خیر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیسے کرو گے؟ وہ جاب پورا کر لوں گا اور تمہیں مکمل کر دوں گا، میں نے کہا اور اس کی آواز سنائی دی، یہی تو نہیں کر سکتے اب تم؟ آخر کیوں؟ جاب یاد ہے تمہیں؟ ذرا دماغ پر زور دو، اس نے کہا اور میں نے جاب یاد کرنا شروع کر دیا، لیکن دماغ خالی تھا۔ کیا مجال کہ ایک بھی لفظ ذہن میں آیا ہو۔ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے حیرانی سے سامنے دیکھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ واقعی وہ جاب میں بھول گیا۔ اب وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آ سکے گا، مگر چلو چھوڑو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھ لیں گے بعد میں۔ اب یہ بتاؤ، یہیں بیٹھے رہو گے یا یہاں سے اٹھو گے؟ مگر میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے یہ پورا شہر اجنبی ہے اور کوئی بھی میرا شناسا نہیں ہے۔ وہ پھر ہنسا اور بولا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ دفعتاً ہی فضا میں ایک ہلکی ہلکی حرارت پیدا ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر مجھے اپنا وجود بھاری بھاری محسوس ہوا، لیکن یہ چند لمحات کی بات تھی۔ اس کے بعد میں پرسکون ہو گیا، لیکن میں اپنی حالت پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، مونگا۔ ہاں، یہ دوسری آواز بھی میرے ہی منہ سے نکلی تھی، لیکن یہ میری نہیں، مونگا کی آواز تھی۔ ایک بار پھر مجھ پر حیرت کا دورہ پڑا تو اس نے کہا، نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہماری جگہ تمہارے شریر میں ہے۔ کیا مطلب؟ ارے ہم رہیں گے کہاں؟ تمہارے شریر ہی میں ہمیں بسیرا کرنا ہوگا، گویا اب تم میرے بدن کے اندر ہو۔ تو اور کیا، تم نے محسوس نہیں کیا؟ لیکن نہیں مہاراج، رہنے دو، فائدہ ہی ہوگا تمہیں، آگے چل کے دیکھ لینا۔ پھر دماغ نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، ایک ٹیکسی کر کے کسی اچھے سے ہوٹل کا پتہ معلوم کرنا چاہیے، قیام کے لیے ہوٹل تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ اس خیال کے تحت میں آگے بڑھا اور ایک ٹیکسی کے پاس پہنچ گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیور سے کہا، مجھے کسی 5 اسٹار ہوٹل لے چلو، لیکن یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے منہ سے اپنے نہیں مونگا کی آواز نکلی تھی۔ مونگا کی آواز میں ایک بھاری پن اور ایک رعبدار کیفیت تھی۔ میں جن حیرتوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کا تصور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بار طور ٹیکسی چل پڑی۔
میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کون سے ہوٹل جانا ہے، لیکن پھر ٹیکسی نے مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اتار دیا۔ میں نے اسے کرایہ ادا کیا اور میرے قدم 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ میں آپ سے پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام کاوشوں میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، بس میرا بدن میرے دماغ سے جدا ہو کر عمل کر رہا تھا اور میں 5 اسٹار ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی رہائش کے لیے ایک کمرہ طلب کیا اور 5 اسٹار ہوٹل کے اٹینڈنٹ نے بڑے ادب سے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کمرہ حاصل کر کے اس میں اپنا نام نادر شاہ لکھوایا تھا۔ باہر طور پھر میں اندر داخل ہو گیا۔ پورٹر میرے ساتھ تھا، میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ پورٹر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہنے لگا، سر میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ آپ کو کوئی شے درکار ہو تو براہ کرم فرما دیجئے۔ نہیں، ہمارا سامان ابھی بعد میں آ جائے گا، ابھی ہم خود یہاں پہنچے ہیں۔ بہتر سر، اس نے جواب دیا۔ میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا اور پورٹر ایک بڑے نوٹ کو لے کر کئی بار مجھے سلام کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے کمرے کو اندر سے دیکھا۔ زندگی میں کبھی خواب میں بھی اتنا شاندار کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ کیا اعلیٰ درجے کی مصحری تھی، ٹیلی ویژن، ڈش، ایئر کنڈیشن اور نہ جانے کیا کیا۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر مصحری پر جا بیٹھا تو ایک بار پھر مجھے اپنے بدن میں وہی حرارت محسوس ہوئی اور اس کے بعد پھر میرا بدن ہلکا ہو گیا اور مونگا کی آواز سنائی دی، کہیے مہاراج، مزہ آیا؟ مونگا، میں نے ہلکائی ہوئی آواز میں کہا، اب یہ ہلکانا چھوڑ دیجئے، آپ ایک ویر کے مالک ہیں، سنسار آپ کے چرنوں میں ہوگا، مجال ہے کسی کی جو آپ سے انحراف کرے، مگر مونگا اب مجھے کرنا کیا چاہیے؟ سنسار کے مزے لوٹو اور کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مونگا تم جانتے ہو میں نے رادن لال اور بابا سفیدے کا خون کر دیا ہے، تو پھر پولیس کو میری تلاش ہوگی، پولیس کی ایسی کی تیسی، کیا مطلب؟ کس کی مجال ہے جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ ہم جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بات اور بتاؤ مونگا، جو من چاہے پوچھے مہاراج، مونگا آپ کا داس ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گے؟ نہیں مہاراج، یہ تو ممکن نہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا نا آپ سے کہ ہمارا بھی ایک پریوار ہوتا ہے، ہمیں اس کے بیچ بھی جانا پڑتا ہے، پر مہاراج جب آپ ہمیں آواز دو گے تو ہم آپ کے پاس موجود ہوں گے، آپ کسی بھی سمے ہم سے کوئی کام کہو گے تو ہم وہ کام کریں گے۔ تو پھر اب ہمیں اجازت مہاراج۔ مونگا، یہاں مجھے کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی، پتہ چل جائے گا مہاراج، چنتا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ پھر میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر سے باہر نکل گیا ہو۔ میری حالت بہت خراب تھی، میں سحری دراز ہو گیا اور اس کے بعد میرے بدن سے پسینہ نکلنے لگا۔ یہ سب کیا ہے خدایا، یہ سب کیا ہے؟ ایک خواب محسوس ہوتا تھا، ایک پر اسرار خواب، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس خواب سے میری آنکھ کھلے گی تو کیا ہوگا، میں کہاں نظر آؤں گا، اپنی بستی میں یا گزرے ہوئے واقعات میں سے کسی ایک منظر میں، یا پھر ریاض خان کے گھر، یا لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات تھی۔ خواب ایسے تو نہیں ہوتے، پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کس جال میں پھنس گیا ہوں؟ بھلا وہ لمحات بھولے جا سکتے ہیں جب پشپا کے لیے میں نے 2 افراد کو قتل کر دیا تھا؟ نہیں، یہ سب کچھ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ 5 اسٹار ہوٹل اور یہ سب کچھ، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ میں نے تو جس انداز میں زندگی کا آغاز کیا، اس میں یہ تصور بھی ایک عظیم سرمایہ ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ سب کچھ اور پھر مونگا، یہ مونگا کیا چیز ہے؟ اف، کتنا خوفناک تھا، اس کے شانوں پر سر ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی اصل شکل کیسی ہوگی۔ پھر نیند آ گئی تھی، دل و دماغ کچھ ایسے تھکے ہوئے تھے کہ خوب گہری نیند سویا۔ دوسری صبح جاگا تو ایک بار پھر وہی وحشت حملہ آور ہو گئی، لیکن اب میں نے دل میں سوچا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے، اگر انہی وحشتوں میں رہا تو بن موت مارا جاؤں گا۔ ایک طرف ٹوائلٹ لکھا ہوا تھا، چنانچہ اٹھ کر میں اندر داخل ہو گیا۔
टॉयलेट को अंदर से देखा, क्या कुछ नहीं था वहाँ। सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी चारों तरफ। चमकदार टाइलों से टॉयलेट सजा हुआ था और यहाँ जो कुछ था मुझे तो इसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। अकल से काम लिया, टब में बैठा और शावर खोल दिया। ऐसा शावर और ऐसा वॉशरूम मैंने एक फ़िल्म में देखा था। वो सब कुछ मेरे कब्ज़े में था और मोंगा इसने जो कुछ कहा था वो तो बड़े अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही करता था। बहरहाल अब देखना ये है कि ज़िंदगी की गाड़ी कौन सी पटड़ी पर सफ़र करती है। फिर गुस्ल करते करते दिल में ख्याल आया कि नादिर, ज़िंदगी तो कोई शय ही नहीं, ठोकरों पर परवान चढ़े हो, दूसरों के रहम व करम पर ज़िंदगी गुजारते रहे हो। तकदीर में यही लिखा है तो यूं ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ हो गया तो देखा जाएगा। अपने आप को तकदीर के फैसलों पर छोड़ दो। हाँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ से गाफिल न रहो। मैंने नहाने के बाद वही लिबास पहना जो मेरे बदन पर था। भला दूसरे लिबास थे कहाँ। बाहर निकला और एक तरफ बैठ गया। न जाने दिल में क्या ख्याल आया कि सामने की अलमारी खोल कर देखी और इसे देखकर चौंक पड़ा। लिबास वो कि इन पर आंख न टिक सके। अभी ये देख ही रहा था कि वेटर ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। इसने अदब से मुझे सलाम किया और कहने लगा, सर, आपके मुलाजिम आपका सामान ले आए हैं। मैंने आपके लिबास अलमारी में टांग दिए हैं, कोई गलती हो गई हो तो फरमा दीजिए। मेरे लिबास? जी सर, वो आपके खाली सूट केस रखे हुए हैं। इसने एक जानिब इशारा किया। मैंने अभी तक सूट केस नहीं देखे थे, लेकिन अब यूं ही इन्हें देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने वेटर से कहा, मेरे कितने मुलाजिम आए थे? 2 आए थे सर। आप नादिर शाह हैं ना? हाँ, बस आप ही के बारे में पूछकर वो ऊपर आए थे। अब आप ये बताइए, नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? जो दिल चाहे ले आओ, मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा और वेटर गर्दन खाम करके बाहर निकल गया। एक बार फिर मैंने अलमारी खोली और फटी फटी आंखों से इसमें लटके हुए सूट देखने लगा। एक से एक कीमती कपड़े का सूट था, स्लीपिंग सूट, तौलिया और न जाने क्या क्या कुछ। मैंने चकराए हुए सर को झटका और अलमारी बंद कर दी। अब मुझे अपने बदन का लिबास इंतहाई हकीर लग रहा था। एक बार फिर दिल में वही ख्याल उभरा कि नादिर, जो कुछ सामने आया है वो हकीकत की शक्ल में है तो इसे नज़रअंदाज न कर। अपना ये वहशत भरा अंदाज छोड़ दे और ख़ुद को तकदीर के दायरे के हवाले कर दे। देखें आगे क्या होता है। जब तू खुद अपने तौर पर कोई अमल नहीं कर सकता तो फिर वक्त और हालात तेरे साथ जो कर रहे हैं इन्हीं से तावन कर। और इस एहसास ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी। मैंने इस नादिर को अपने अंदर ख़त्म कर डाला जो खौफ और दहशत का शिकार रहता था, और एक नए नादिर को जन्म दिया। वेटर के आने से पहले मैंने अंदरूनी इस्तेमाल का एक लिबास निकाला और इसे पहन लिया। अपने असल लिबास की गठरी बनाकर मैंने एक तरफ डाल दी थी। वेटर थोड़ी देर के बाद आया तो एक ट्राली पर नाश्ते लिए हुए था, और ये नाश्ता शायद ज़िंदगी में मैंने पहले नहीं खाया था और सही मानों में इन तमाम अशिया का इस्तेमाल नहीं जानता था। वेटर से मैंने अपने पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें ले जाओ और किसी डस्टबिन में डाल देना। जी सर, वेटर ने कहा, और मैंने टिप के तौर पर एक नोट इसके हवाले कर दिया। बड़ा नोट था और मेरे पास वही करेंसी चल रही थी जो रतन लाल के घर से लाया था। इस्तेमाल की ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी अभी तक। वेटर ने झुक झुक कर कई सलाम किए। टिप इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा थी। फिर वो बाहर निकल गया और मैं नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हो गया। नाश्ते के साथ मैंने जो सलूक किया था, कोई देखता तो शायद मुझ पर हंसता। सीधी सी बात है, खाना ही नहीं आता था। मैंने तो आम तौर से रात की बची हुई रोटी सालन के साथ खाई थी। यहाँ न जाने क्या क्या कुछ था। बहरहाल मतलब तो खाने से था। हर चीज़ चखी तो ज़्यादा पसंद आई। इसे पूरा हड़प कर गया और कुछ देर बाद मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था। फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दफ़ातनी मोंगा का ख्याल आया और मैंने इसे आवाज़ दी, देखो तो सही, बदबख्त जो कुछ कह गया है वो करेगा भी
या मुझे चौड़े में मरवा कर चला गया है। मैंने इसे आवाज़ दी, मोंगा। फौरन ही मुझे अपने हुक्म में आवाज़ सुनाई दी, महाराज। तो तुम यहीं मौजूद हो? नहीं महाराज, अभी पहुंचा हूँ। कहाँ था? बार बार क्यों पूछते हो? कह चुका हूँ मेरा भी एक परिवार है। और सुनो, बहुत से काम मुझे भी होते हैं। अब मेरे सुपुर्द कई काम किए गए हैं, वो भी पूरे तो करने हैं। इसलिए अगर कभी देर हो जाए तो बुरा मत मानना। और एक बात और कहें, अगर कोई ख़ास बात हो तो मुझे आवाज़ देना। ये बार बार आवाज़ देना न मेरे हक़ में अच्छा होगा न तुम्हारे हक़ में। अरे तू तो अभी से बदल गया। नहीं महाराज, मैं नहीं बदला। बेर हूँ आपका, लेकिन अधूरा। मेरी गर्दन भी अगर पूरी हो जाती तो फिर मुझे आपके हर हुक्म की तामील करना होती। अब भी करूँगा, मगर हर वक्त नहीं। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो? अरे तो क्यों फंसोगे मुसीबत में? खुद भी अपनी खोपड़ी से काम लो। नाक में दम कर दिया मेरा तो। अरे अरे मूंगा, नाराज़ क्यों होता है? नाराज़ नहीं हो सकता महाराज, पर संसार में हम वीरों के भी बहुत से काम होते हैं। तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो तो बेशक बुला लो, या फिर हमारा मन चाहे तो हम तुम्हारे पास पहुंच जाएं। हर वक्त मोंगा मोंगा की रट मत लगाए रखना। ठीक है भाई, ये जो सब कुछ नज़र आ रहा है, क्या तूने किया है? नहीं, तुम्हारे चाचा ने किया है। अरे हमने नहीं किया तो और किसने किया है? और भी बहुत कुछ करते रहेंगे, पर आखिरी बार कह रहे हैं, अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करो। हमारी ही जान को मत रोते रहा करो। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या कहें तुझसे, जा आराम कर। मैंने कहा और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सामने से एक परछाई सी हट गई हो। अब शायद मेरी आंखें मोंगा को नदीदा हालत में भी देखने के काबिल हो गई थीं। बहरहाल ज़िंदगी के ये वाक़यात आगे चलकर न जाने क्या शक्ल इख्तियार करने वाले थे। इंसान को अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं होता, न जाने क्या हो। वक्त मेरा उस्ताद था और मुझे सब कुछ सिखा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा लड़का, जिसके मुस्तकबिल के बारे में मजाक के तौर पे भी कुछ कहा न जा सकता हो, इस वक्त इस कैफियत में है कि 5 स्टार होटल में इसका क़याम है और इसके पास दर्जन भर शानदार सूट मौजूद हैं और इसकी जेब में अच्छी खासी रकम भी है। बहरहाल दिल तो चाहता था कि हर एहसास से बेनियाज हो जाऊं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था। अगर कोई एहसासात को पसे पुश्त डाल देता है तो इसका मतलब है वो इंसानी सफ़ात से ही महरूम हो गया है। इंसानी फितरत में तशवीश, शक, मुहब्बत, फ़रेब और न जाने कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। कोई भी इनसे अलग नहीं है, और जो कोई ये कहे तो वो झूठ बोलता है। फिर मैंने अपना दिल काफ़ी मजबूत कर लिया। अब यह तो मुमकिन नहीं था कि इन्हीं वसवसों से खौफज़दा होकर होटल के इस कमरे ही में घुसा रहूं, और फिर यह भी इतना आसान काम नहीं था। जाहिर है इस होटल के अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे। इस एहसास के साथ ही एक बार फिर बदन में झुरझुरी आ गई। वो कमबख्त मोंगा मुझे यहाँ पहुँचा तो गया है, लेकिन जो रकम मेरी जेब में है, इसके खात्मे के बाद क्या होगा? कहीं इस होटल में मेरी बेइज्जती ही न हो जाए। इसकी बात मानो या अपने दिल की और अक्ल की, लेकिन बार तौर अभी इतने पैसे बेशक थे कि चंद रोज़ यहाँ भी गुजार सकता था। ये पैसे ख़त्म हो गए और मोंगा सिर्फ एक कहानी निकला तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे इसके ये अल्फाज मेरे लिए ताज्जुब खेज थे। पहले तो इसने बड़ी नरमी से बात की थी, अब नखरे दिखा रहा था, न जाने क्यों। फिर दिन गुजर गया, शाम हो गई। कमरे में बैठे बैठे तबीयत उकता गई थी। हालांकि टेलीविज़न था, डिश लगी हुई थी, टेलीफोन था, तमाम चीज़ें थीं, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिसे टेलीफोन पर मुखातिब कर सकूं। टेलीविज़न वगैरह भी शायद मुझे खोलना नहीं आता था। अपने आप को इस माहौल के मुताबिक इतनी आसानी से तो नहीं डाल सकता था। वक्त तो लगता ही है। फिर शाम को बिल्कुल ही माहौल से तंग आकर मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। एक लिबास निकाला और कुछ न सही, जब तक ये सब कुछ मौजूद रहे इससे ही थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। एक इंतहाई खूबसूरत गहरे नीले रंग का एक सूट निकाल कर
पहनना शुरू कर दिया। शेव वगैरह भी बना लिया था, बाल भी संवार लिए थे। जूते पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल आया। आईने में अपना जायज़ा लेकर बाहर निकला था और न जाने क्यों ये महसूस हो रहा था जैसे माजी से सारे रिश्ते मेरे टूट चुके हों। एक बिल्कुल ही नई शख्सियत को मैंने अपने आईने में देखा था। बहरहाल मैं चलता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा और लिफ्ट मुझे होटल के फर्स्ट फ्लोर पर ले गई, जहां रिक्विजिशन हॉल था। अच्छी खासी रात हो गई थी। रिक्विजिशन हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। एक जानिब बड़ा सा स्टैंड बना हुआ था जिस पर ऑर्केस्ट्रा मध्यम धुनें छेड़े हुए था। वेटर ट्रालियां घुमा फिरा रहे थे और मेज़ों पर बेहतरीन लोग नज़र आ रहे थे। शानदार सूटों में मलबूस ज़्यादातर अफराद के साथ ख़वातीन थीं, एक से एक हसीन। इनके साथी भी ऐसे ही थे। मैं अपने आप को बहुत कमतर महसूस करने लगा। जब कोई निगाह मुझ पर उठती तो मुझे यूं महसूस होता जैसे वो लोग मुझे देखकर अब मुस्कुरा देंगे, लेकिन किसी के होठों पर मुस्कुराहट न आई। बल्कि अगर मेरी गलतफहमी नहीं थी तो कुछ आंखों में मैंने अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात देखे थे और ये आंखें खुद भी बेहद हसीन थीं। एक वेटर मेरे पास पहुंच गया और इसने मेरी मेज़ की तरफ रहनुमाई कर दी। मैं इस गोशे में जाकर बैठ गया और वेटर ने झुककर कहा, आपके लिए क्या लाऊं सर? कोई ठंडा मशरूब? मैंने संभल कर जवाब दिया। वेटर गर्दन खम करके चला गया और मैं तायराना निगाह से हाल के तमाम लोगों को देखने लग गया।